साथियों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे लव जिहाद पर, उसके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पे। हमारी खास मेहमान हैं आगरा की रहने वाली शबाना खंडेलवाल जी, जो कांग्रेस पार्टी में महासचिव हैं, महिला कांग्रेस की इंचार्ज हैं और अधिवक्ता विंग की भी इंचार्ज हैं। इसके साथ ही साथ आगरा में उनका एक सामाजिक जीवन है। सामाजिक मुद्दों पे लड़ाई लड़ती रहती हैं और गरीब तबके के लिए, जो अल्पसंख्यक हैं या जो सामान्य गरीब हैं, जो भी प्रताड़ित लोग हैं, उनके लिए वो सालों साल से लड़ाई लड़ रही हैं। इसके साथ वो उन्होंने एक हिंदू परिवार में शादी की है और सालों से खुशहाली के साथ वो रह रही हैं। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्यौहार बराबर और साथ साथ मनाए जाते हैं। तो इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे पास शबाना जी से बेहतर कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखा, इसलिए आज हम बात करते हैं शबाना जी ने। सबसे पहले स्वागत करते हैं शबाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शैलेश जी, सलाम, नमस्ते सबसे जी। पहले तो आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि जो आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन है उस पे, फिर उसके बाद हम मुद्दे पर आते हैं। जी शैलेश जी, मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। बेहतर परवरिश पाई, बेहतर तालीम पाई। और उसके बाद जब हम बड़े हुए तो मुझे क्योंकि बचपन से ये शौक था। मेरे घर में एक अलमारी थी और वहां मैंने ड्राइंग रूम में सारे भगवान लाकर, जब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, सारे भगवान एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिए थे और बीच में कुरान पाक भी रख दिया था। तो हमारे घर वाले बहुत डांटते थे इस बात के लिए, बहुत नाराज होते थे कि अरे ये बुत है, ये बुत परस्ती क्यों यहाँ पर हमने बोला कि ये एक शक्ति है। अगर हमारा ही अल्लाह सब कुछ है तो इनको जीवन दान कौन दे रहा है? जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो अल्लाह को नहीं मानते। या अगर भगवान के लोग ये कहें तो फिर खुदा के जो बंदे हैं उनको कौन मानता है? तो मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। मैं ऐसा बोलती थी कि मैं इंटर रिलीजन शादी करूंगी, अब बाकी जिंदगी में वहां। और इत्तेफाक ये हुआ कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा एक लम्हा आया। रवि खंडेलवाल नाम है उनका, बहुत अच्छे इंसान हैं, वैश्य समाज से हैं वो। और हम लोग मिले और 2 साल में हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। आज शादी को हमारे 20 साल से करीब लगभग हो गए। बहुत खुशहाल जिंदगी है, 2 बच्चे हैं हमारे। और मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतर जिंदगी है हमारी। अच्छा, जब आपने 20 साल पहले शादी की थी तब भी कुछ ऐसे मुद्दे थे दोनों परिवारों के बीच, या आसानी से बातें बन गई थी? देखिए, ये तो हर जगह का है, रूढ़िवादी लोग हर जगह होते हैं, आज भी है। हम्म और आज तो पूरी पूरी पार्टियां हैं जो इसका विरोध करती हैं, लव जिहाद का। मगर मोहब्बत करने वाले परिंदे होते हैं, उन्हें आप कहीं बांध नहीं सकते। वो एक परिंदे की तरह है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। और हम तो ये मानते ही हैं कि हो जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर बहुत मानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज को। और हमारे दोनों बच्चे, या कुछ भी अच्छा होता है तो हम वहां जाते हैं। मैं माँ को बहुत मानती हूँ, दुर्गा माँ का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। और ये मेरा सौभाग्य कहिए कि कम से कम 4 या 5 बड़े मंदिरों की स्थापना, पहली पूजा, जो पहला नहान होता है मैया का, वो मेरे द्वारा हुआ और मैंने वहां स्थापित किया माँ को। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी सहारा वालों ने हमें इनवाइट किया था। उनका पूरा उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश में दिखाया जान आरती के नाम से, फिर पूरे राष्ट्रीय लेवल पे चला। तो लोगों ने बहुत उसको सराहा। मगर जिनका काम है नफरत फैलाना, वो फैलाते हैं। अच्छा, अब ये जो लव जिहाद कानून बना, इसका क्या असर देख रही हैं सामाजिक जीवन पे? पहले कुछ नहीं होगा। ऐसे कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? आप कैसे बांध सकते हो? क्या जो कानून बनाने वाले हैं, जिन्होंने इस कानून की पैरवी की,
क्या उन्होंने अपने घर सुरक्षित रखे हैं? क्या उनके परिवारों में वो सब नहीं हुआ है? क्या जो परिवार उनके ऐसा कर चुके हैं, जिन लोगों ने शादियां की हैं मुस्लिम घरानों में, क्या वो उनको तलाक दिलवाएंगे, अपनी बेटियों को घर बिठाएंगे? क्या शाहनवाज खान से अपना रिश्ता खत्म करेंगे बीजेपी में जो है? क्या मुख्तार नकवी से अपना रिश्ता खत्म करेंगे? क्यों इस तरह की बातें? क्या आप बाल ठाकरे जी के परिवार की बात करें, क्या उनके परिवार में ऐसा नहीं हुआ? कितने दिवंगत, कितने बड़े नेता बीजेपी के हैं, शिवसेना के हैं, जिनके घरों में मुस्लिम दामाद हैं। आप कैसे, किस तरह से जुदा करेंगे? ये तो पानी और कलर एक जैसे आप अलग नहीं कर सकते। या हिंदू लड़कियां मुस्लिम घरानों में है या मुस्लिम, वो सब मोहब्बत की बातें हैं। क्या सचिन पायलट जी ने शादी नहीं की? मुस्लिम से की ना। क्या राज बब्बर जी ने नादरा बब्बर से शादी नहीं की? क्या आप शाहरुख खान ने गौरी से शादी नहीं की? क्या सैफ अली खान ने नहीं की? क्या सुनील दत्त जी ने, उस टाइम की अगर बात करें, सुनील दत्त जी ने नहीं की? तो आप कैसे रोकेंगे? उनके संजय दत्त के फादर सैफ अली नवाब पटौदी जी ने शादी नहीं की शर्मिला टैगोर जी से, और आज भी हो रहा है। तो आप कैसे अलग करेंगे? अच्छा, ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए एक कानून बनाया गया, और इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जो दलित कम्युनिटी है या जो ईसाइयों से कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सब भी इसके निशाने पर हैं। अलग अलग स्टेट में एक अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी लगा है, धीरे धीरे और भी प्रदेश इसको, कानून को बनाने की राह पर हैं। शैलेश जी, ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों बांधेंगे? कैसे करेंगे? पहले हम जब अपने घरों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपने देश को कैसे संभालेंगे? इन प्रथाओं को, रूढ़िवादी प्रथाओं को, बहुत मुश्किल से हमारा देश इन चीजों से आजाद हुआ था। पहले तो बेटियां होना ही पाप था। पहले आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, सती प्रथा हुआ करती थी। बच्चियों को दूध में डुबो के मार दिया जाता था, तो बच्चियां श्राप मानी जाती थी। हरियाणा में आज भी ऐसी स्थिति है। हम उन प्रथाओं से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि हम वापस से नई प्रथाएं ऐसी रूढ़िवादी शुरू कर देंगे? हम कहाँ हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं? हम कैसे अलग हो सकते हैं? हम अलग होना ही नहीं चाहते। क्यों? हमें तो कोई फर्क नहीं लगता। हमें कभी नहीं लगता कि हम इस धर्म से दूसरे धर्म में आ गए हैं। हमारे यहाँ वही प्यार है, वही मोहब्बत है। उसी तरह से हम दोनों त्योहार, बल्कि हम एक जिंदगी में दो धर्म जीते हैं, दोनों धर्मों के बारे में हम जानते हैं। मेरी जो देवरानी है वो जैनी है, मगर उससे बेहतर सारी जो अपनी पूजाएं होती है मैं करती हूँ, क्योंकि श्रद्धा है। हम किसी एक इंसान को नहीं अपनाते, उसके पूरे संस्कारों को, उसके पूरे परिवार को अपनाते हैं। और मैं ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग करते हैं वो अपनी शादियों का मजाक ना बनाएं, उन्हें ढंग से निभाएं। आप एक इंसान से शादी नहीं कर रहे हैं, उसके पूरे परिवार से, उसके पूरे संस्कारों से, उसके हर नियम धर्म से शादी कर रहे हैं, उसका भी उतना ही सम्मान करें। तभी हम कामयाब होंगे और ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने कुछ दिन पहले एक पीला गैंग भी बनाया था महिलाओं का, जो पीली साड़ियां पहन के थी। उन जी, कई इशू आपने हल किए थे, मदद की थी। क्या है उस संगठन की स्थिति इस समय, क्या है अभी, आप कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है। अभी क्योंकि कोरोना काल है तो हमारी एक्टिविटीज कम है, क्योंकि मध्यम वर्ग से, गरीबी रेखा के जो नीचे की महिलाएं वो भी बहुत जुड़ी हुई हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे आंदोलनों के कारण कोई ऐसी विपदा या मुश्किल उन लोगों पर आके पड़े। मगर बहुत सक्रिय हैं हम लोग काम करते रहते हैं। हमारी जो सशक्त सेना है, जिसको आप बर सेना या येलो सेना के नाम से भी जानते हैं, बहुत मजबूत है। और करीब 8-10 हजार महिलाएं अब तक जुड़ चुकी हैं बहुत कम समय में, क्योंकि हमने देखा कि बहुत परेशानियां हैं महिलाओं की। FIR दर्ज नहीं होती है, घरों में तकलीफ दी जाती है, प्रताड़ित होती हैं ऑफिसों में, ससुराल में उनको प्रताड़ित किया जाता है, बच्चे छीन लिए जाते हैं। अनगिनत ऐसे केस हैं जो मैंने घर बैठे सुलझाए। मैं अच्छा खासा अपना ऑफिस में दरबार लगाती हूँ, और मैं इतनी क्षमता है क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरा ईश्वर साथ देता है और प्रशासन से मैं लड़के करवाती हूँ। जिनके साथ भी अगर कोई मुश्किल है और वो सही और गलत का हम पूरा खाका बनाते हैं और सही होता है तो हम उनकी मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, क्योंकि आज
जो कानून की स्थिति है, बिल्कुल कहीं सुनवाई नहीं है। महिलाओं के लिए तो आप सोचिए, जो हम जैसी महिलाओं को भी जब नजरअंदाज किया जाता है, बहुत जगह हमें लड़ना पड़ता है, तो जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं, उनको तो कोई सुनवाई नहीं है, वो मुश्किलें उठाती रहती हैं। मगर आज उनके पास एक हल है, एक रास्ता है। अगर कोई भी मुश्किल आती है, वो मुझे कॉल करती हैं कि मैम आज हमारे साथ ये हो रहा है और हमें मुश्किल में है, आपको हमें बचाना है। अभी एक थोड़े दिन पहले की घटना, एक बच्चे को उठा लिया था, ससुराल वाले नहीं दे रहे थे और उसकी पत्नी को कैद करके रखा हुआ था। मैं गई अपनी सेना के साथ और छीन के ले आई, माँ को भी और बेटी को भी, और उनके सुपुर्द किया। तो ये कड़े कदम हमें उठाने पड़ते हैं। कुछ चुनाव लड़ने की क्या तैयारियां हैं आपकी? 22 में चुनाव है। मेरा तो शैलेश जी पहला जो मानना है कि हमें चुनाव से पहले जो लड़ाई लड़नी है, वो हमें ईवीएम की लड़नी पड़ेगी। अच्छा। समस्त पार्टियों को मिलके ईवीएम हटाना पड़ेगा। आपने ईवीएम की लड़ाई नहीं लड़ी तो आप बीजेपी को वापस यही पाएंगे, ये नहीं कहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, क्योंकि ये मजबूत है। आज आप सोचिए कि सारी पार्टियां, अमेरिका तक ने बैलेट पेपर को चुनाव में महत्व दिया, मगर बीजेपी क्यों नहीं देती? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। आपने देखा बिहार के चुनाव का क्या स्थिति हुई है। मीडिया ने भी पहले से घोषणा कर दी थी कि वो आ रहे हैं, और बीजेपी कहीं नहीं थी, मगर फिर देखिए बीजेपी है। तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, और हर राजनीतिक का ये एक सोच होती है कि वो जीवन में चुनाव लड़े, मगर उससे पहले हम सबको उसका विरोध करना पड़ेगा। कांग्रेस महिलाओं के लिए अगले चुनाव में क्या कुछ ऐसा ला रही है कि जिसके बल पे आप महिलाओं को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट कर सकती हैं? देखिए, कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छे दिल की मालिक हैं। महिलाओं के प्रति उनकी एक विशेष उनके दिल में स्थान है, और उन्होंने ये वादा किया है कि चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव हो, महिलाओं की भागीदारी, हम 33 की बात करते हैं, वो तो 40 की बात करती है कि 40% तक हम लड़वाएंगे। अगर महिला सक्षम है, इस योग्य है, और उस क्षेत्र में उसकी मांग है कि वो लड़नी चाहिए, तो हम सर्वे करा के जरूर लड़वाएंगे। ये प्रियंका जी का मकसद है, और मैं समझती हूँ कि इससे पहले हम लड़ाई लड़ते रहे थे, कहते रहे थे, विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करती रही थी। संसद भवन में भी महिलाओं के जो 33% की मांग थी, उसका विरोध हुआ, मगर प्रियंका गांधी जी हैं तो हमें लगता है कि अब महिलाएं सशक्त हैं, मजबूत है। महिलाएं पढ़ी लिखी, अच्छे घरों की महिलाएं, बहुत ऐसी महिलाएं जो हमसे कह रही हैं कि हम कांग्रेस में सम्मिलित होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे महिलाएं मजबूत होंगी और बदलाव भी आएगा। नया साल 2021, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा कब आप लोग मनोनीत कर रहे हैं? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, लेकिन मगर कार्यकर्ताओं की एक मांग, हमारी दिली ख्वाहिश है कि राहुल जी आए, और राहुल जी बहुत सूझबूझ वाले हैं। विपक्ष चाहे कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए उनको बोलता रहे, फर्क नहीं पड़ता, मगर बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान है। राहुल जी खुद नहीं चाहते हैं, मगर हम समस्त लोगों की ये जिद है, ये ख्वाहिश है कि राहुल जी आए और अध्यक्ष पद संभालें। और अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है, विकल्प नजर नहीं आ रहा उनको। जो स्थिति है आज, बीजेपी ने जो देश का बेड़ा गर्क किया है, मोदी जी को सिर्फ अपने महल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, अडानी अंबानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आप में इतनी फुर्सत है कि आप हॉस्पिटल में जाकर अडानी के नाती को देख सकते हैं, अंबानी के, मगर आपको उन अन्नदाताओं की, उन किसानों की इतनी सी भी रत्ती भर परवाह नहीं है। आप जिद पर अड़े हुए हैं, किसान मर रहे हैं, 28 दिन 30 दिन आज होने को आ गए, मौतें हो रही हैं। क्या किसान अगर जिद पर आ जाएं, वो फौजों में जो उनके बच्चे उन्हें वापस बुला लें, तो मोदी जी वहां खड़े होकर पहरा देंगे? या किसान अपने अनाजों में आग लगा दें? या जैसे अभी मैंने सुना था एक डिबेट में, एक किसान ने बोला कि हम अपने पूरे खेत जला देंगे, किसानों अपनी खेतियों में, फसलों में आग लगा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या चांदी सोने और या नोट खाएंगे? मोदी जी इस पर विचार क्यों नहीं करते? क्यों उन चीजों के लिए, आप मंदिर मस्जिद के लिए, आप दूसरा संसद भवन बनाने के लिए तैयार है, किसको चाहिए?
किसको जरूरत है दूसरा करोड़ों अरबों रुपए लगा के संसद भवन बनाने के लिए? आप अपना ही तो नाम चाहते हो, आप अपना विकास कर रहे हो। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अन्नदाताओं की सुननी चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। तो किसानों की जो लड़ाई है आपको किस परिणति, किस तरफ जाती दिख रही है? देखिए, उनका सारे रास्ते मोदी जी के अडानी और अंबानी के लिए जाते हैं। अगर आपके पास बेहतर रास्ता है, किसान चाहते हैं कि आप बैठकर उनसे बात करें, ठीक है, उनकी जो मांगे हैं, अगर वो दवाई आप जो मुझे दे रहे हैं, आप कहते हो कि वो आपके भले के लिए और वो मुझे सूट नहीं कर रही, नुकसान कर रही है, तो क्या फिर भी आप वो दवाई पिलाएंगे? आप कहते हैं आप किसानों के हितैषी हैं, किसानों की आप बात करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, और जब किसान सड़कों पर पड़े हैं, आज रोडों पर किसान पड़े हैं, 70-70, 80-80 साल के किसान, उनकी माएं वहां सड़कों पर पड़ी हैं। क्या मोदी जी की माँ वहां होती तो मोदी जी मखमली बिस्तर पे आराम करते? तब चिंता नहीं करते। ये कैसा निर्णय है? अगर वो चाहते हैं कि वो मांगे उन्हें मंजूर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्हें मंजूर नहीं है, आप क्यों बांध रहे हैं? आप क्यों उस पर विचार नहीं करते? क्या बहुत से ऐसे निर्णय नहीं है जो मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले किए हैं? तब तो आप कहते हो आर्टिकल अगर 370 की बात थी, आपने जिद करके उसको किया, हटाया उसको, जो भी किया, तब मोदी जी का वो फैसला कैसा था? आपने जबरदस्ती बुर्का पे 3 तलाक पे आपने करवाया, फैसला आपने लिया, उसके लिए कानून बना दिया, उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो मोदी जी ने लिए, मगर जब किसानों के हित की बात आती तब मोदी जी के कान बंद हो गए। या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो विरोध कर रही है, आप उन पे मुकदमे लगा रहे हैं, कौन साथ देगा उनका, अन्नदाताओं का? आज मैं समझती हूँ कि जो भी एक अच्छा इंसान है, जो भी दिल से नेक है और ये चाहता है कि अन्नदाता हमारे जीते, वो उनके साथ खड़ा हुआ है। भाई वही नहीं होंगे तो हमारे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? सही बात है। तो मुझे लगता है इस पे विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप लोग कोई वादा करेंगे कि जब आपकी सरकार आएगी तो इन कृषि कानूनों में बदलाव होगा? निश्चित तौर पर होगा। हमने तो, कांग्रेस ने तो हमेशा किसानों का साथ दिया है, हजारों हजारों करोड़ कम उनके कर्ज माफ किए हैं। हमारी तो प्राथमिकता है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा नहीं देते, हम बेटियों के लिए लड़ते हैं, बेटियों के लिए करते हैं। और आज एक वो छोटे से सिपाही ने, आपने देखा होगा कि हाथरस में प्रियंका जी के गिरेबान तक हाथ डाल दिया। अगर सच में मैं वहां होती तो उसका हाथ काट देती। मगर ये किस लिए किया? कि हम कहते नहीं है, हम बेटियों के लिए लड़ते हैं, और वही हमारा किसानों के लिए भी है। राहुल जी की भी सोच वही है, हमारी सोनिया गांधी की भी वही सोच है कि हमने जो कहा है, अगर हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो हम उनको वो बेनिफिट्स देंगे जब भी हमारी सरकार आएगी, और निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं 2021 के लिए। और ये थी शबाना जी से हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी जरूर बताइए, ताकि हम एक बार फिर से आपके जो सवाल होंगे उनके साथ, शबाना जी के साथ फिर साझा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा। नमस्कार।